हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आई होप आप लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट ए वन शॉट देख लिया होगा। अगर पार्ट ए वन शॉट अगर नहीं देखा ना, तो पार्ट बी कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई। पार्ट बी में बहुत अच्छे अच्छे चीज करवाने वाला हूं मैं। सबसे बड़ा चीज करवाने वाला हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन। जो तुम लोगों को समझ में नहीं आता वही चीज पार्ट बी में मैं करवाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो पार्ट बी आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली बात, आप पूछोगे भैया ये हैंड रिटन नोट्स जो है ये कहाँ मिलेंगे, जिस नोट से आप समझा रहे हो। तो ये नोट्स जो है बेटा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। काइंडली आप लोग उस चैनल पर जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये हैंड रिटन नोट्स वहीं पे आप लोगों को मिल जाएंगे। व्हाट्सअप ग्रुप से सबको जुड़ना है, बिकॉज सेम फोर में शायद व्हाट्सअप ग्रुप हम ना बनाएं। इसके लिए अभी से जुड़ के रख लो, क्योंकि सेम फोर का जो भी कंटेंट्स है, जो भी एक्सक्लूसिव कंटेंट्स है, वो शायद तुमको व्हाट्सअप ग्रुप में देखने को मिल सकते हैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जुड़ के रख लो। सबसे पहले पहले सबको जुड़ना है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को आज तक कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन या प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन ये सब समझने में दिक्कत हुई है, तो आज से ये दिक्कत, ये दुविधा, ये परेशानी खत्म हो जाएगी। बिकॉज ये कंसेप्ट मैं समझा दूंगा और इसके सम्स भी मैं लगवा दूंगा। बहुत सारे सम्स भी मैं समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 24 बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में तुमको कितना एग्जम्पशन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में तुमको कितना एग्जम्पशन मिलेगा, कितना छूट मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में। तो आप बोलोगे ना कितने तक का छूट है भैया, 30,000 तक का, 2 लाख तक का, कितने तक का इंटरेस्ट ऑन लोन में छूट है। इसका सारा का सारा हम लोग रूल्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले अपने लोग पढ़ते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जरा ध्यान दीजिए इस वर्ड पर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। कि अगर आपका एक घर है और उस घर में आप खुद अकेले रहते हो, उस घर को भाड़ा नहीं लगाया है, वो लेट आउट प्रॉपर्टी नहीं है, तो एग्जम्पशन अमाउंट कितना है। इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना एग्जम्पशन ले सकते हो, कितना आप डिडक्शन ले सकते हो। तो डिडक्शन वाला अमाउंट कितना है, कितने तक का आप डिडक्शन ले सकते हो अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली बात आपको मैं ये समझाने वाला हूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे आप कितने तक का डिडक्शन ले सकते हो अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए आपको 3 कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। कितने भैया? 3 कंडीशन। सबसे पहली बात है कि आप 2 लाख तक का मैक्सिमम लिमिट ले सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन पे। इफ दीज 3 कंडीशन सेटिस्फाइड, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन इज 2 लाख। मतलब 2 लाख तक का इंटरेस्ट ऑन लोन पे डिडक्शन ले सकते हो अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। नॉट द लेट आउट, नॉट लेट आउट, लेट आउट का बात नहीं कर रहा हूं। तो 2 लाख तक का आप मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हो अगर ये 3 कंडीशन फॉलो कर दिया। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। सर क्या कंडीशन है, एक बार एक्सप्लेन करेंगे? हाँ सर। तो कंडीशन नंबर 1 बोलता है कि वो जो लोन तुमने लिया है वो ऑन एंड आफ्टर 1/4/1999 के बाद लिया है। या तो 1/4/1999 के दिन लिया है या उसके बाद लिया है लोन, फिर ही ये अप्लाई होगा, फिर ही आप 2 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो। मतलब वो लोन जो तुमने लिया है वो ऑन और आफ्टर, मतलब 1 अप्रैल 1999 के दिन लिया होगा या 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया होगा, फिर ही जाके ये 2 लाख का एग्जाम्शन आप लोगों को मिलने वाला है। फिर कंडीशन नंबर 2 बोलता है कि द लोन शुड बी फॉर द परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। वो जो लोन तुमने लिया है वो हाउस प्रॉपर्टी के परचेस के लिए या हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए। या तो आप घर खरीदोगे या तो आप घर बनाओगे, उसके लिए लोन लिया होना चाहिए। और कंडीशन नंबर 3 कि कंस्ट्रक्शन और एक्वाजिशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, अगर घर ले रहे हो तो 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए कंस्ट्रक्शन। या अगर आप घर ले रहे हो, खरीद रहे हो घर, या फिर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वो 5 साल के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर जाके आप 2 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन में। बात समझे? सुनिए, वापस सुनिए। सेक्शन नंबर 24 बोलता है कि आप कितने हद तक इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन ले सकते हो, कितने हद तक आपको छूट मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन पे। तो दोस्तों देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी है जहां पे आप रहते हो, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख तक का आप लोगों को डिडक्शन मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन।
मतलब 2 लाख तक का आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन पे डिडक्शन मिल सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे। लेकिन बेटा 3 कंडीशन देखना पड़ेगा। कितना कंडीशन? 3 कंडीशन। कितना कंडीशन? 3 कंडीशन देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो लोन तुमने लिया है वो 1 अप्रैल 1999 को लिया है, या तो उसके बाद लिया है, या तो 1 अप्रैल 1999 के दिन लिया है, या तो उसके बाद तुमने लोन लिया है। दूसरा कंडीशन कि वो जो लोन तुमने लिया है वो या तो घर को परचेस करने के लिए लिया है, या तो घर को बनाने के लिए लिया है। या तो घर आप परचेस करते हो रेडीमेड, या तो घर आप बनाते हो। और तीसरा कंडीशन कि वो जो घर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए तुमने लोन लिया था वो 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया है, फिर जाके ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख तक का लोन ले सकते हो। 2 लाख तक का लोन का डिडक्शन ले सकते हो, डिडक्शन। If these 3 conditions satisfied, the maximum limit of the interest on loan is 2 lakh in case of self occupied property। सिर्फ self occupied property के केस में बोल रहा हूं मैं। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन आप ले सकते हो। ये 3 कंडीशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बात खत्म। सर क्या क्या? कि वो लोन जो है वो 1 अप्रैल 1999 के दिन या 1 अप्रैल 1999 के बाद आप लिए हो। दूसरा, वो लोन जो है वो परचेस या कंस्ट्रक्शन के लिए लिए हो हाउस प्रॉपर्टी का। तीसरा, वो वो घर जो है वो 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो कंस्ट्रक्शन जो है या वो एक्वाजिशन जो है वो 5 साल के अंदर अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सीधा सा बात है। तो आपको 2 लाख तक का इंटरेस्ट ऑन लोन पे छूट मिल जाएगा इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओके भैया, गॉट इट। लेकिन अगर मान लीजिए भैया कोई एक को कंडीशन यहां पे फॉलो नहीं हुआ, एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, या मान लीजिए 2 कंडीशन फॉलो हो गया, मतलब कंडीशंस अगर फॉलो नहीं कर पाए, तीनों के तीनों कंडीशन अगर फॉलो हम नहीं कर पाए, उस केस में बेटा आपको मैक्सिमम 30,000 पर ईयर का डिडक्शन मिलेगा। 30,000 पर ईयर का आपको डिडक्शन मिलेगा। इन एनी अदर केस मैक्सिमम 30,000 पर ईयर। अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन तुमने फॉलो कर दिया तो बुर्बक तुम लोगों को 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, पार्टी मनाओ भाई। अगर तुमने कोनो कंडीशन फॉलो नहीं किया या सिर्फ एक का कंडीशन फॉलो किया, सिर्फ 2 कंडीशन फॉलो किया, तो तुमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000 पर ईयर का डिडक्शन मिलेगा बेटा। बात समझा? बात समझा? इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये किसका हम बात किए हैं? ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बात किए हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आप लोगों को 2 लाख तक का मिलेगा अगर ये 3 कंडीशन फॉलो कर देते हो। कौन सा? कि लोन जो है ऑन और आफ्टर 1499 होना चाहिए। मतलब 1/4/2000, 1/4/1999 के दिन, 1/4/1999 के दिन, या 1/4/1999 के बाद लिया है तुमने लोन। ठीक है। फिर वो जो लोन तुमने लिया है वो परचेस या तो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है हाउस प्रॉपर्टी का, और वो जो लोन लिया है और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये तीनों के तीनों कंडीशन अगर तुम्हारा फॉलो हो जाता है बेटा, तो तुम 2 लाख तक का मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हो। एंड इन एनी अदर केस, भैया फॉलो नहीं हुआ कंडीशन, इन एनी अदर केस मैक्सिमम आप 30,000 तक का ले सकते हो। अगर कंडीशन फॉलो नहीं हुई, एक कंडीशन फॉलो हुई, 2 ही कंडीशन फॉलो हुई, या कंडीशन ही फॉलो नहीं हुई, तो मैक्सिमम आप 30,000 पर ईयर का डिडक्शन ले सकते हो। तो हमेशा क्वेश्चन में चेक करना ये 3 कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये 3 कंडीशन बेटा फॉलो हो रहा है कि नहीं, फिर जाके आप 2 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो, वरना नहीं। अच्छा जी, अब लोन का तो हम समझा दी, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का समझाए। भैया इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी व्हाट? इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी बोलता है कि 100% डिडक्शन ले सकते हो। चाहे लोन आपका 10 लाख का क्यों ना हो, 15 लाख का क्यों ना हो, 20 लाख का क्यों ना हो, ले सकते हो 100% डिडक्शन। इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी आपका लेट आउट प्रॉपर्टी, आप भाड़ा वाला घर, अगर आप ये भाड़ा वाला घर है मान लीजिए, रेंट पे दिए हो किसी को, तो आप 100% डिडक्शन ले सकते हो। 100% डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना ही नहीं पड़ेगा। 100% डिडक्शन, चाहे वो 15 लाख का घर क्यों ना हो। अरे 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 वो चाहे 5 लाख का घर क्यों ना हो, अरे अरे 10 लाख का घर क्यों ना हो, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में 100% डिडक्शन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो अगर ये 3 कंडीशन तुमने फॉलो किया तो। अगर 3 कंडीशन फॉलो नहीं किया तो सिर्फ 30,000 का डिडक्शन आप ले सकते हो। क्लियर है? अब इंटरेस्ट ऑन लोन के भी 2 पार्ट होते हैं।
इंटरेस्ट ऑन लोन के भी दो दो बेटे होते हैं, आओ उसको उसको हम लोग समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन के भी दो पार्ट होते हैं बेटा, एक तो होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। आप समझिएगा, बहुत अच्छा अच्छा कैलकुलेशन हम समझाएंगे अभी। इंटरेस्ट ऑन लोन के भी दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। भैया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड सबसे पहले क्या होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए। मान लीजिए आपने लोन ले लिया, लोन लेके मान लीजिए घर वर बनाना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए तुमने लोन ले लिया 50 लाख का, और घर बनाना स्टार्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। क्या एक घर बेटा एक साल में ही बन जाता है, आधे साल में ही बन जाता है? ना, उसको बनने में 5-5 साल 10-10 साल लगता है। तो तुमने लोन ले लिया बेटा, और तुम्हारा कंस्ट्रक्शन चालू है, घर अभी तक बना नहीं है, लेकिन लोन तुमने ले लिया, तो लोन का इंटरेस्ट भी चालू हो जाएगा ना। तो लोन तुमने ले लिया, घर अभी तक बन रहा है, घर बना नहीं है, 5 साल लगेगा घर को बनने में, और तुम्हारा इंटरेस्ट चालू है बेटा, इंटरेस्ट चालू है। इंटरेस्ट हर महीने हर साल तुम देते देते जा रहे हो, इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कि भैया लोन तो ले लिया, लेकिन घर अभी तक बना नहीं है, कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उस दौरान जो तुम इंटरेस्ट भरते हो, उस दौरान जो तुम ब्याज भरते हो, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और भैया इंटरेस्ट ऑन पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है? कि मतलब घर घर बनने के बाद अगर घर बनने के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन भरते हो, घर बनने के बाद अगर इंटरेस्ट ऑन लोन भरते हो, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट फॉर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। कि घर वर बन गया, हम इंटरेस्ट ऑन लोन भर रहे हैं, घर तो बन गया, हम इंटरेस्ट ऑन लोन भर रहे हैं। अब इसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझने पड़ेंगे, तभी तो आप सम्स बना पाओगे ना, आप तभी तो सम्स बना पाओगे। तो इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम किसको बोले? मान लीजिए कि आप 50 लाख का लोन लिए, और लोन तो लिए लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 5 साल तक घर बनेगा। तो ये जो 5 साल या 3 साल या 4 साल जो ये जो बड़े, ये जो घर जो बनेगा, आप लोगों को इंटरेस्ट तो कटेगा ना। तो जब तक घर बना नहीं है तब तक जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन का, उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और जब घर बन गया उसके बाद जो लोन का इंटरेस्ट दे रहे हो, उसको बोलते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, तो आइए एक बार समझते हैं, एक बार पढ़ते हैं इसको। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मींस द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन और डे ऑफ बोरिंग विच एवर इज लेटर। तो प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब होता है कि जिस दिन तुमने लोन लिया और जिस दिन तुमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जो सबसे लेट है, उसको बोलते हैं अपने लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। मतलब जिस दिन तुमने लोन लिया और जिस दिन तुमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जो डेट लेटर आता है, जो 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 तुमने बाद में किया, वो दो काम में से जो बाद में किया, उस डेट को माना जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जैसे कि एग्जांपल, एक्स हैज टेकन ए लोन ऑन 1498, मतलब एक्स जो था वो 1498 को लोन लेता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बट कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 16/2000। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ? 1 जून से स्टार्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1 जून से, इसी को बोलेंगे अपने लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। एक्स ने लोन लिया 1498 को, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ? 1 जून 2000। मतलब लोन और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जो बाद में हुआ, जो चीज बाद में हुआ, उसका डेट को अपने लोग बोलेंगे दोस्तों प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। मतलब कब तुमने लोन लिया और कब तुमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जो जो बाद में हुआ, जो चीज बाद में हुआ, लास्ट में हुआ, उसको बोलते हैं अपने लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। लोन लिया है तुमने 1 अप्रैल 1998 को, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1 जून 2000 को, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा हुआ? ये वाला 1 जून 2000। 1 जून 2000 को अपने लोग क्या बोलेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, तो यहां पे और पढ़िए, देखिए। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मींस दिस पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और द डे ऑफ बोरिंग विच एवर इज लोअर। जिस दिन से तुमने लोन लिया या जिस दिन से तुमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जो लेट स्टार्ट हुआ, ये दो चीज में से जो लेट स्टार्ट हुआ, उस दिन को बोलेंगे अपने लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च, मतलब यहां पे क्या बोल रहा है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड कब होता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड होता है उस साल जिस साल तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। चाहे तुम्हारा कंस्ट्रक्शन जून में ही क्यों ना कंप्लीट हुआ हो, लेकिन वो 31 मार्च को ही
एंड एंड हो जाएगा। मान लीजिए आपका जो कंस्ट्रक्शन है, आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2024 जून 15 को खत्म हुआ। अब ध्यान दीजिए, आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2024 जून 15 को खत्म हुआ। चाहे तुम्हारा ये कंस्ट्रक्शन जून 15 को ही क्यों ना कंप्लीट हुआ है, लेकिन उस साल के मार्च 31 को ही तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन का एंड हो जाएगा। उसी साल के मार्च 31 को ही तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन का एंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां पे देखिए ना, यहां पे एग्जांपल हम बहुत अच्छा दिए हैं। एक्स हैज टेकन ए लोन ऑन 1/4/1998 फॉर कंस्ट्रक्शन ए हाउस प्रॉपर्टी, बट कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1/6/2000। तो यहां पे क्या बोला है कि एक्स जो है 1 अप्रैल 1998 को लोन लिया, और कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1 जून 2000 से। तो कौन सा डेट लेटर में आता है? लोन वो पहले लिया कि कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट किया? कौन सा चीज वो बाद में किया? सर वो कंस्ट्रक्शन बाद में स्टार्ट किया। तो ये वाला जो डेट है, ये वाला डेट उसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाएगा। एंड कंप्लीटेड ऑन 17/8/2011, मतलब 17 अगस्त 2011 को वो कंप्लीट किया। मतलब कि 2011 का जो 31 मार्च है ना, उसी साल 31 मार्च को उसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हो जाएगा बेटा। जिस साल उसका कंप्लीट हुआ वो काम, मतलब 17 अगस्त 2011 को कंप्लीट हुआ, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब खत्म होगा? उसी साल 31 मार्च को उसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेटा खत्म हो जाएगा। 31 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। हालांकि कंप्लीट हुआ कब? 17 अगस्त ये 2011, लेकिन उसी साल 31 मार्च को ही उसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब हम आपको समझा दिए कि आप मान लीजिए 50 लाख का लोन लिए हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, घर बन रहा है, और अभी 2-3 साल 4 साल तक घर बनेगा, लेकिन लोन का इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा ना। उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। चलिए आइए। सबसे पहले पहली बात हमने बोला कि जिस दिन आपने लोन लिया, जिस दिन आपने लोन लिया और जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, कौन सा चीज बाद में हुआ है? लोन पहले लिया है या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, वो आप देखोगे पहले। लोन हमने लिया 1/4/1998 को और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1 जून 2000 को। ये तो 1 जून 2000 जो है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा। कौन सा चीज बाद में हुआ है उसको अपने लोग बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और दोस्तों कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 17 अगस्त 2011। हालांकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 17 अगस्त को, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का एंडिंग कब होगा? उसी साल 31 मार्च को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का एंड हो जाएगा। यानी 17/8/2011 को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट हो गया। हमारा कंस्ट्रक्शन हमारा वो कंस्ट्रक्शन 17 अगस्त को कंप्लीट हुआ, लेकिन हम लोग उसी साल का 31 मार्च को प्री कंस्ट्रक्शन कंप्लीट मान लेंगे। ठीक है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? इसका भैया क्या ट्रीटमेंट होता है? तो इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल बी accumulated and claim for a deduction over the period of 5 continuous year in equal installment for the year of completion of construction। मतलब ये बोल रहा है कि प्री कंस्ट्रक्शन का जो इंटरेस्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन का जो जितना भी इंटरेस्ट निकलेगा प्री कंस्ट्रक्शन का, उसको पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे देना। मतलब मान लो, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कि 2021, मान लो 2022 और 2023, इसमें मान लो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हमारा घर 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 बन रहा था। ठीक है। तो 2021 जो था, 2021 का इंटरेस्ट है मान लीजिए वो 10,000, और 2022 का इंटरेस्ट है मान लीजिए वो 10,000, और 2023 का इंटरेस्ट है 10,000। तो प्री कंस्ट्रक्शन का जितना भी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रहेगा उसको कंस्ट्रक्शन के बाद आप 5 इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, 5 इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए उसको। ठीक है। मान लीजिए प्री प्री कंस्ट्रक्शन का पूरा टोटल मिला के जितना भी इंटरेस्ट है वो 50,000 का है। प्री कंस्ट्रक्शन का पूरा टोटल मिला के जो इंटरेस्ट है वो 50,000 का है। ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसको 5 इंस्टॉलमेंट में हर साल देते रहिए। 5 इंस्टॉलमेंट में दीजिए, मतलब कि 50,000 डिवाइड बाय 5, हर साल आपको 10-10,000 करके आपको एडिशनली देना है। ये बताता है रूल कि प्री कंस्ट्रक्शन का जितना भी एक्यूमुलेटेड है इंटरेस्ट जोड़ के, जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट था, उसको आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 5 के साथ डिवाइड करके
जितना भी अमाउंट आया वो आप कंस्ट्रक्शन के बाद हर साल देते रहिएगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन के साथ, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, आइए, आई होप आप लोग प्री कंस्ट्रक्शन समझ गए हैं, हम आपको वापस समझा देंगे, चिंता मत कीजिए। अब बात करते हैं इंटरेस्ट फॉर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब कि घर वर बन गया है, हम इंटरेस्ट ऑन लोन भर रहे हैं। सभी होता है ना कि घर वर बन गया है, घर बन गया है बेटा, और हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, भरे जा रहे हैं इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं दोस्तों पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये घर बहुत पहले बन चुका, हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, उस पर कितना डिडक्शन क्या मिलता है, उसको बोलते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। So post-construction period means the period starting from the beginning of the year in which construction is completed and continuous until the loan is repaid. तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में हम लोगों को पूरा साल का इंटरेस्ट भरना पड़ता है, पूरा साल का इंटरेस्ट भरना पड़ता है। इट कैन बी फुली क्लेम्ड इन द रेस्पेक्टिव ईयर्स। मतलब घर बहुत पहले ही बन चुका, हम क्या कर रहे हैं, हम बस इंटरेस्ट ऑन लोन भर रहे हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, सम्स करेंगे और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वापस से एक बार रिवाइज करा दूं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको बोलते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, मान लीजिए कि आपको लोन मिला 50 लाख का, 50 लाख का अगर आपको मान लीजिए लोन मिला, ठीक है, तो आपका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो 2-3 साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आप लोन का इंटरेस्ट भर रहे हो, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, तो इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा दिन में आपका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, कौन सा वो दिन में आपका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, और कौन सा दिन में आप लोन लिए हो। जो लेटर डेट है, जो बाद में आप किए हो, या तो आप कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट किए होगे या तो लोन पहले लिए होगे, जो जो बाद में किए हो, उस उस वाले डेट को, अपने लोग प्री कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, उस वाले डेट को अपने लोग प्री कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। और वो कंस्ट्रक्शन जब भी कंप्लीट हो, मतलब 17/8/2011 को वो कंस्ट्रक्शन मान लीजिए कंप्लीट हो गया, जिस दिन भी वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, उस साल के 31 मार्च को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का एंडिंग हो जाएगा। उस साल का 31 मार्च को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का एंडिंग हो जाएगा। रूल ये बोलता है कि जितना भी आपका प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट है, ये 2-3 साल में जितना भी आपका प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट था, उसको जोड़िए, उसको एक्यूमुलेट कीजिए। मान लीजिए 50,000 है, सीधा सा बात है, तो ये 50,000 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हर साल पोस्ट कंस्ट्रक्शन के साथ 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे दीजिएगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे दीजिएगा, मतलब 50,000 डिवाइड बाय 5। हर साल आपको पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला पैसा तो दोगे ही, उसका इंटरेस्ट तो दोगे ही, लेकिन ये 10,000 भी आप लोगों को हर साल उसके साथ ऐड करके ये देना पड़ेगा। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप ले सकते हो इसका बेनिफिट। ठीक है, अब सम्स कराएंगे तब समझ में आएगा। अब आइए, आप लोग इंटरेस्ट ऑन लोन, प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए, अब सम्स करते हैं अपने लोग उसके ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, मिस्टर सुदीप्तो रॉय इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेस इन कोलकाता। मतलब कोलकाता अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल टैक्स जो निकालोगे उसके लिए नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकलता है। आप सबसे पहले ये चेक करो कि क्या म्युनिसिपल टैक्स निकाल के दिया है, हाँ भैया निकाल के दिया है, तो अपने को नेट म्युनिसिपल वैल्यू की कोई भी जरूरत नहीं है। नेट म्युनिसिपल वैल्यू सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स निकालने के लिए यूज किया जाता है मेट्रो सिटीज में। तो अपने को तो निकाल के दिया हुआ है ये म्युनिसिपल टैक्स, तो अपने को जरूरत नहीं है नेट म्युनिसिपल वैल्यू का, ना भी कन्वर्ट करेंगे फिर भी चलेगा बापूजी। तो मिस्टर सुदीप्तो रॉय इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेस इन कोलकाता पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आर गिवन बिलो। यहाँ पे 2 हाउस दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल रेंट दिया हुआ है। एनुअल रेंट का मतलब क्या होता है सर जी, एनुअल रेंट का मतलब होता है 12 मंथ्स का रेंट एक ही बार में दे के रखा है आपको। एनुअल रेंट का मतलब है कि 12 मंथ्स का मतलब कि 12 महीना का रेंट दे के रखा है आप लोगों का, 90,000 दे के रखा है। फिर वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है आप लोगों को, वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है 2 महीने का, मतलब कि ये 12 महीने का रेंट आप लोगों को दे के रखा है, कितना है 90,000, और बुलाया है कि सिर्फ 10 ही महीने थे रेंट पे, 10 ही महीने थे रेंट पे, मतलब 10 महीने में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपको रेंट किसका दिया हुआ है, 12 महीने का रेंट दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है कि 10 महीने ही रेंट पे थे, 2 महीना वैकेंट था।
म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है? म्युनिसिपल टैक्स 3,000 का दिया हुआ है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस अपने लोग लेते नहीं है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस को इग्नोर कीजिएगा, सीधा सा बात है। चलिए आइए देखिए जरा ध्यान से। ऑन 1/7/2021 मतलब 1 जुलाई 2021 को, यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 2021 को, मतलब रीसेंट बात हो रहा है। अगर रीसेंट बात हो रहा है तो प्री कंस्ट्रक्शन भी आएगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन भी आएगा। अगर रीसेंट का बात कर रहा है मतलब 5 साल के बीच बीच का बात कर रहा है, अगर 5 साल के बीच बीच का बात कर रहा है तो प्री भी आएगा और पोस्ट भी आएगा। अगर बहुत पहले का बात कर रहा है तो सिर्फ पोस्ट आएगा। ठीक है, आप लोग बहुत बार पूछते हो ना कि सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन सिर्फ कब लेना है और दोनों कब लेना है, तो बहुत रीसेंट का बात किया गया है तो प्री और पोस्ट दोनों लेना है। तो यहां पे देखिए 1 जुलाई 2021 को मिस्टर रॉय ने 10 लाख का लोन लिया 12% के रेट से। 1 जुलाई 2021 को मिस्टर रॉय ने 10 लाख का लोन लिया 12% के रेट से और द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नंबर 2 के कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 1/6/2023 और कंस्ट्रक्शन कब कब कंप्लीट हुआ? 1 जून 2023 को। तो हम आपको सिखाए थे कि जिस दिन आप लोन लेते हो या जिस दिन आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो उस दिन को बोलते हैं दोस्तों प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। हम आपको बोले थे कि जिस दिन आप लोन लेते हो या जिस दिन से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो उस दिन को बोलते हैं अपने लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो सर जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं वो डेट तो दिया नहीं हुआ आपने, कौन सा दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए वो डेट तो दिया नहीं हुआ है। तो जिस दिन लोन लिए ना उसको उसको बोल देना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये क्या, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका चालू हो रहा है। और जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है उसका 31 मार्च को, जिस दिन कंप्लीट हो जाता है उसका 31 मार्च को आप लोग समझ लेना कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का एंड हो रहा है। मतलब 1 जून 2023 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है मतलब 31 मार्च 2023 को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, फिर बोला एज ऑन 31/3/2025 मतलब आज तक भी, मतलब 2025 तक भी वो पे नहीं किया हुआ है लोन। तो अपने लोग तो 24-25 का निकाल रहे हैं, अपने लोग तो प्रीवियस ईयर का निकालते हैं टैक्स, अपने लोग तो प्रीवियस ईयर का निकालते हैं। तो आज तक भी वो पे नहीं किया है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड चालू हो गया है, अभी भी पे नहीं किया है। फिर बोला ही ऑल्सो पेड 5,000 एज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकिंग फॉर परचेसिंग हाउस नंबर 1। तो हाउस नंबर 1 के लिए वो 5,000 लोन लिया। हाउस नंबर 1 क्या था बेटा? हाउस नंबर 1 के लिए वो 5,000 लोन लिया, वो अलग से बात दिया हुआ है। हाउस नंबर 1 इज लेट आउट। हाउस नंबर 1 क्या है? लेट आउट। और हाउस नंबर 2 बोला है ओन रेसिडेंट। हाउस नंबर 2 क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो बेटा जी आप लोग को पता है कि अपने लोग टैक्स कंप्यूटेशन सिर्फ लेट आउट का ही करते हैं और सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा। तो आइए सबसे पहले अपने लोग लेट आउट का गैव निकालते हैं। क्या निकालेंगे? गैव। गैव का मतलब क्या? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले गैव निकालेंगे अपने लोग। देखिए यहां पे दिया हुआ है कि या, यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखिए कि कंप्यूटेशन ऑफ गैव ऑफ हाउस नंबर 1। अब लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ गैव ऑफ हाउस नंबर 1। ये बताइए कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख के बताइए। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है? सर 70,000। सर जी 70,000 दिया हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए 70,000। फेयर रेंट कितना दिया हुआ है बताइए? फेयर रेंट दिया हुआ है सर 80,000। 80,000। हाउस नंबर 1 का देखिएगा, हाँ, क्योंकि वही लेट आउट है ना, उसी का टैक्स कंप्यूटेशन करना है ना। ठीक है, तो इन दोनों में से हायर कौन सा है? ये 70-80 में से हायर कौन सा है? 80,000। वही नीचे उतरेगा, वही नीचे उतरेगा। और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है सर? स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड रेंट भी देखिए, हाउस नंबर 1 का स्टैंडर्ड रेंट देखिए 60,000 है। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है बेटा? 60,000। अब इन दोनों में से लोअर कौन सा है? इन दोनों में से लोअर उसको उतारिए। लोअर कौन सा है सर? 60,000। तो 60,000 को अपने लोग क्या बोलेंगे? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, आरईआर बोलेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब सर एक्चुअल रेंट कितना है? अपने को तो टोटल रेंट दिया हुआ है, अपने को तो टोटल 12 महीना का रेंट दिया हुआ है, एनुअल रेंट दिया हुआ है अपने को। देखिए अपने को एनुअल रेंट दिया, मतलब ये 12 महीने का रेंट है, लेकिन यहां बोला हुआ है कि 2 महीना घर वेकेंट था। अपने को 12 महीने का रेंट रेंट दे के रखा है और बोला है कि 2 महीना घर खाली था, मतलब अपने को सिर्फ 10 महीने का निकालना है, 10 महीने का। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? तो 90,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 10 कर दीजिए। 90,000 डिवाइड बाय 12 करने से आपका आपका पर मंथ रेंट निकल जाएगा। 90,000 डिवाइड बाय ये
90,000 डिवाइड बाय 12 करोगे तो पर मंथ रेंट निकल जाएगा, इंटू इंटू 10 कर दीजिए, सीधा सा बात है। तो 90,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 10 कितना होता है? 75,000 होता है, 75,000। तो अगर 12,000 का अगर ये 12 महीने का रेंट 90,000 था तो 10 महीने का रेंट कितना है? 75,000, 75,000। और इन दोनों में हायर, ये 60,000 और 75,000 में हायर कौन सा है बेटा? इन दोनों में हायर कौन सा है? इन दोनों में हायर 75,000। तो गैप कौन सा निकलेगा? गैप निकलेगा 75,000। गैप क्या निकलेगा? 75,000। ठीक है, डन। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से आप लोग। अब हम लोग आपको सिखाने वाले हैं प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन का ट्रीटमेंट। प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन का ट्रीटमेंट, ठीक है। सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जिस दिन से तुमने लोन लिया है उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। उसका फॉर्मेट कैसा होगा सर? तो फॉर्मेट होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टू बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस नंबर 2। तो सबसे पहले लिखिएगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का स्टार्टिंग कब से होगा? जिस दिन से तुमने लोन लिया, जिस दिन से तुमने लोन लिया। तो लोन कब से लिया? देखो, तो लोन 1 जुलाई 2021 से लोन लिया, 1 जुलाई 2021 से लोन लिया, और उस दिन से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चालू हो चुका है, और 31 मार्च 2023 तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चला। तो ये बताओ 21-22 में कितने महीने के लिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चला? 1 जुलाई से तो सर लोन लिया है सर, आप काउंट कीजिए ना। 21-22 में कितने महीने के लिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चला सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां यहां 6, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में क्लोज हो जाता है ईयर। 9 महीने के लिए सर, 9 महीने के लिए, ठीक है। तो 21-22 में अपने लोग 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, 9 महीने का प्री इंटरेस्ट निकालेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 2021 से ही चालू हो गया, 1 जुलाई से चालू हो गया, इसीलिए 1 जुलाई से 31 मार्च का नेक्स्ट ईयर 21-22 में 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। जुलाई से काउंट कीजिए ना, तो 10 लाख का ये 12% इंटू 9/12, मतलब 9 मंथ का निकालेंगे 21-22 का। तो 10 लाख इंटू 12% इंटू 9/12 कितना? ये निकलेगा आपका 90,000, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है बेटा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 1 जून 2023। तो जिस साल जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल 31/3/2023 तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा। 31 मार्च 2023 तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीशन माना जाएगा। मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च 2023। तो बेटा अपने 21-22 का तो कलेक्शन कर लिए, अब 22-23 का भी पूरा का पूरा साल का निकाल के बस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बस 31 मार्च 2023 तक ही चलेगा। तो अपने लोग यहाँ पे 31 मार्च 2022 तक तो कैलकुलेशन कर लिए हैं, 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिए। अब अगला साल का इंटरेस्ट निकाल लो और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट। तो अगर ये 22 अगर 22-23 का इंटरेस्ट निकालना है तो 10 लाख का 12%, देखो ना रेट क्या दिया हुआ, देखो ना कि 10 लाख का 12% निकालो, 22-23 का निकालो कि 10 लाख का 12%, 1,20,000। सर यहाँ पूरा का पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट निकला है, ठीक है। तो 31 मार्च 2023 को ऑफिशियली प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो चुका। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का अमाउंट को जोड़िए, पूरा पूरा ये टोटल अमाउंट को जोड़िए, टोटल अमाउंट को। तो 1,20,000 प्लस 90,000, तो 2,10,000 होता है सर जी, 2,10,000 होता है सर जी। और आपको क्या बोले थे हम? आपको क्या बोले थे कि जो टोटल अमाउंट रहेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, जो टोटल अमाउंट रहेगा उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बांट देना। मतलब जो टोटल अमाउंट रहेगा उसके साथ डिवाइड बाय 5 कर दो, सीधा सा बात है, ठीक है। मतलब 2,10,000 आपका प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड है, उसको 5 साल में उसको 5 इंस्टॉलमेंट में बांटो। तो देखो 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन, मतलब ये 2 लाख, ये 10,000 डिवाइड बाय 5 कर दिए, 5 इंस्टॉलमेंट में बांटो उसको। ये जो इंटरेस्ट है वो अगले 5 साल में, अगले मतलब अब तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन आ गया ना, अब तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो गया, अगले 5 साल तक भरेंगे ये अमाउंट। मतलब 2,10,000 का 5 डिवाइड 42,000,
और अब हम लोग लेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन। पोस्ट कंस्ट्रक्शन मतलब इस साल का कितना इंटरेस्ट बनेगा। अभी तो सालों साल चलता रहेगा ना इंटरेस्ट, अभी तो लोन चलता रहेगा सालों साल। ये 42,000 तो आपको देना ही है, लेकिन इस साल का कितना, इस साल का कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो 10 लाख का 12% इस साल का, ये है पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो 10 लाख का 12% कितना होता है, 1 लाख, 1,20,000, 1,20,000। यानी ये क्या है, इस साल का कितना देना पड़ेगा, 1,20,000। 1,20,000 प्लस 42,000 कितना, 1,62,000। ये टोटल इंटरेस्ट अलाउएबल है। ठीक है, क्लियर है। मतलब इतना इतना इंटरेस्ट 1,62,000 रुपया इस बार आपको लगने वाला है। मतलब 2 लाख के अंदर अंदर अगर होगा, मैक्सिमम 2 लाख तक एग्जामिशन है। 1,62,000 आया तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है, आइए अब करते हैं हाउस नंबर वन। हाउस नंबर वन क्या था, लेट आउट था हाउस नंबर वन। हाउस नंबर वन में गैप गैप कितना था बताइए, गैप कितना निकाले हाउस नंबर वन में, 75,000 गैप अपने लोग निकाले 75,000। लेस कर दीजिएगा म्यूनिसिपल टैक्स। सबसे पहले हाउस नंबर वन करते हैं। हाउस अपने लोग हाउस नंबर वन में गैप निकाल दिए, लेस कर दीजिएगा म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 3,000। म्यूनिसिपल टैक्स कितना, 3,000, लेस कर दीजिएगा कितना निकलेगा, 72,000। 72,000 ये अपना क्या निकला, नैव। नैव का मतलब नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू में से अपने को दो चीज वो डिडक्शन करना है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब क्या, 72,000 का 30%। ये 72,000 का 30% स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब 21,600। और इंटरेस्ट ऑन लोन बोला है हाउस नंबर वन का 5,000 है। इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस नंबर वन का बोला है 5,000 है, जो कि लेट आउट है ना, उसका अपने को बोला है 5,000 है। तो 21,600 प्लस 5,000 कितना होता है, 26,600। ठीक है, यानी कि 72,000 माइनस 26,600, 45,400 कितना निकलेगा, 45,400 अमाउंट पे। ठीक है, हाउस नंबर वन खत्म। अब हाउस नंबर टू क्या था, हाउस नंबर टू सेल्फ ऑक्यूपाइड था, जिसके लिए इतना इतना कैलकुलेशन किया हाउस नंबर टू में। हाउस नंबर टू में नैव अपने लोग नहीं लेते हैं बिल्कुल, लेस कर दीजिएगा डिडक्शन, लेस कर दीजिएगा डिडक्शन। और डिडक्शन में अपने लोग इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो अभी अभी निकाले, कितना लिए, 1,62,000। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए तो था 1,62,000। अभी अभी अपने लोग इंटरेस्ट ऑन लोन जो निकाले 1,62,000 कि 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन के एक हिस्सा, और पूरा साल का पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ये जो टोटल लोन का इंटरेस्ट है वो कितना है, 1,62,000। तो उसको बाहर कर दीजिए 1,62,000 माइनस में। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना निकलेगा बताइए, माइनस में निकलेगा, माइनस में। 1,62,000 माइनस 45,400 माइनस में निकलेगा, देखिए 1,16,600। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि संजू मिड डे इज द ओनर ऑफ टू हाउसेस। मतलब संजू मिड डे के पास दो घर है, कहाँ पे, कोलकाता में है। कोलकाता में है, कहाँ पे है, कोलकाता में। From the following particular of the houses, compute his income from house property assuming that he has opted the old tax regime for the assessment year 2025-2026। ठीक है, चलिए हाउस नंबर ए के बारे में दिया हुआ है, लेट आउट टू एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस ऑफ सरजू। मैं क्या बोला था कि अगर कोई घर को बिजनेस पर्पस के लिए ओनर खुद यूज करता है, अगर कोई घर को बिजनेस पर्पस के लिए ओनर खुद यूज करता है, देन उसको इग्नोर कीजिए, इग्नोर कीजिए, मत लीजिए इसको। मतलब सरजू उसको खुद यूज कर रहा है फॉर बिजनेस पर्पस। अगर ओनर अपने ही घर को बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, लेट आउट दे रहा है, वो नहीं बोल रहे हैं। अगर सरजू का ही बिजनेस है, देखिए ये बिजनेस किसका, सरजू का ही बिजनेस है, सरजू के ही बिजनेस के लिए वो एम्प्लॉय को लेट आउट दे रहा है। मतलब सरजू अपना ही बिजनेस का खेला उस घर में करने वाला है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, मत लीजिएगा इसको। ठीक है, मत लीजिएगा। हाउस नंबर बी क्या बोल रहा है, हाउस नंबर बी बोल रहा है द हाउस कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल फ्लैट। हाउस नंबर ए को तो अपने को लेना ही नहीं है, बिकॉज सरजू का ही बिजनेस था, उसी में
उसी में अगर वो कर रहा है देन हम लोग क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। हाउस नंबर बी क्या बोल रहा है, द हाउस कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल फ्लैट्स। मतलब हाउस नंबर बी में ये 3 आइडेंटिकल फ्लैट है। फर्स्ट फ्लैट इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन बिजनेस। ठीक है, तो पहला वाला जो फ्लैट है देखो, हाउस नंबर बी का यहां पे स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। हाउस नंबर बी का, हाउस नंबर बी में 3 फ्लैट है, 1 2 3। ये फ्लैट नंबर 1 है, ये फ्लैट नंबर 2 है, ये फ्लैट नंबर 3 है। बोला कि फ्लैट नंबर 1 को वो खुद के बिजनेस के लिए यूज करेगा, फ्लैट नंबर 1 को वो ओन बिजनेस के लिए यूज करेगा, तो उसको कर देना है इग्नोर, इग्नोर कीजिए। फिर सेकेंड फ्लैट इज यूज्ड बाय हिम फॉर द ओन रेसिडेंस। मतलब सेकेंड वाला जो फ्लैट है, फ्लैट नंबर 2 को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाना चाहता है, मतलब खुद रहता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। एंड थर्ड फ्लैट को लेट आउट दे के रखा है, वो थर्ड फ्लैट को लेट आउट दे के रखा है। मतलब थर्ड वाला जो फ्लैट है, फ्लैट नंबर 3 जो है, हाउस बी का फ्लैट नंबर 3 जो है वो लेट आउट है उसका। सो द थर्ड फ्लैट इज लेट आउट एट ए मंथली रेंट ऑफ 15,000। मतलब मंथली रेंट दिया हुआ है 15,000। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड एट द रेट ऑफ 5%। म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना है भैया, 5%, जिसका अमाउंट आता है 20,500। मतलब कि 20,250, 20,250। अच्छा, फिर अपने लोगों को बोला अनरियलाइज्ड रेंट है। कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट होता है ना, उसको लेस करना पड़ता है, याद रखिएगा। अगर अनरियलाइज्ड रेंट होता है ना, तो उसको क्या करना पड़ता है बेटा, लेस करना पड़ता है। अनरियलाइज्ड रेंट है बोला, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। फिर अदर इंफॉर्मेशन बी में हम लोगों को बोला कि एक लोन लिया गया 20 लाख का 1 जुलाई 2021। मतलब भैया प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला समय, प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला समय। ठीक है, एक लोन लिया गया 20 लाख का 1 जुलाई 2021 में। ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बी। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बी वॉज कंप्लीटेड ऑन 1/6/2023। मतलब 1/6/2023 को कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब लोन कब लिया गया, 1 जुलाई 2021 को। मतलब 2021-22 निकलेगा और 2022-23 निकलेगा। और 1/6/2023 को घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। मतलब उसी साल के 31 मार्च को, उसी साल के 31 मार्च को अपना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा, उसी साल का। मतलब ये 1 जून 2023 के साल का ही 31 मार्च को अपना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसी साल के 31 मार्च को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर बोला इंटरेस्ट ऑन लोन 12% है और नो रिपेमेंट वाज मेड। चलिए आइए बनाते हैं, आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, सबसे पहले आप लोगों को बोले थे कि गैप कैलकुलेट करते हैं, गैप। सबसे पहले अपने लोग ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आइए फटाफट से ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, करिए। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 21, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गैप। गैप किसका कैलकुलेट किया जाता है, जो घर लेट आउट रहता है, जो घर लेट आउट रहता है। गैप ऑफ फ्लैट 3, फ्लैट 3 जो है वो लेट आउट है ना, उसका ही गैप निकालेंगे। तो गैप निकालने के लिए क्या करते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम। ठीक है, सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए तो क्वेश्चन में म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है। हाउस नंबर बी का म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20,250। 20,250 ये क्या है बेटा, ये जो 20,250 ये क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू। ये पूरा हाउस बी का म्यूनिसिपल वैल्यू है। हम लोग को तो सिर्फ एक पार्ट का चाहिए। हाउस बी में 3 घर है, पूरा हाउस बी का 20,250 है। पूरा हाउस बी का बेटा 20,250 है। अगर तो हम लोग को तो एक पार्ट का चाहिए, तो डिवाइड बाई 3 कीजिए। हम लोग को तो सिर्फ एक फ्लैट का चाहिए, तो डिवाइड बाई 3 कीजिए, कितना निकलेगा बताइए। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये तो म्यूनिसिपल टैक्स है, म्यूनिसिपल टैक्स है ना, म्यूनिसिपल टैक्स है। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स से म्यूनिसिपल वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स से म्यूनिसिपल वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है वो बता रहे हैं। 20,250 तो म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, लेकिन म्यूनिसिपल वैल्यू अपने को नहीं दिया हुआ है, कैसे निकाला जाता है। तो ये वैल्यू डिवाइड बाई 5% कर दीजिए, आप निकल जाएगा। ये वैल्यू डिवाइड बाई 5% कर दीजिए, 20,250
डिवाइड बाय 20,250 डिवाइड बाय 5%, कितना निकला बताइए? 20,250 डिवाइड बाय 5%, 4,05,000 का म्यूनिसिपल वैल्यू निकला आपका। 4,05,000 का म्यूनिसिपल वैल्यू निकला। याद रखिएगा, कभी भी म्यूनिसिपल टैक्स दिया रहेगा लेकिन म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट डिवाइड बाय म्यूनिसिपल टैक्स का परसेंटेज कर दीजिएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू निकल जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट डिवाइड बाय म्यूनिसिपल टैक्स का परसेंटेज कर दीजिएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू निकल जाएगा आप लोग का। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू निकल जाएगा। अब ये 4,05,000 तो पूरा का पूरा घर का है, हाउस बी का है। हम लोग को तो सिर्फ एक पार्ट का चाहिए, हम लोग को एक पार्ट का चाहिए, तो 4,05,000 डिवाइड बाय 3 कीजिए, कितना आ रहा है बताइए? 4,05,000 डिवाइड बाय 3 1,35,000 आता है। 1,35,000, 1,35,000। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू हो गया। फिर लीजिए फेयर रेंट। फेयर रेंट लीजिए। फेयर रेंट अपना कैसे निकाले? बोलिए, महीने महीने में सैलरी कितना देता है, मंथली रेंट कितना देता है वो? 15,000 इंटू 12, इससे अपने लोगों का फेयर रेंट निकल जाएगा। फेयर रेंट ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, 15,000 इंटू 12, 1,80,000। ठीक है, जहां जहां निकालने की जरूरत है वहां वहां निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है क्या अपने आपको? स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है मत बिठाओ। कौन बोल रहा है बिठाने? नहीं दिया हुआ है मत बिठाओ। अच्छा, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से हायर कौन सा है वो लेते हैं हम लोग। हायर कौन सा है? 1,80,000। इसको बोलेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, RER बोलते हैं इसको, RER बोलते हैं। ठीक है, अब अपने लोग लेंगे एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना है बताओ तो? कितना रिसीव हुआ? 15,000 इंटू 12। और अनरियलाइज रेंट को अपने लोग लेस करते हैं। याद रखना, एक्चुअल रेंट निकालते समय अनरियलाइज रेंट जो रहेगा उसको लेस करना। अनरियलाइज रेंट मतलब जो रेंट नहीं मिला, जो रेंट नहीं मिला, मतलब 10,000 नहीं मिला आप लोगों को, लेस कीजिए उसको। कितना? 15,000 इंटू 12 लेस 10,000, कितना? 1,70,000 निकलेगा। 1,70,000 निकलेगा। इस केस में, इस केस में अपने लोगों का बड़ा कौन सा वैल्यू है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट? इस केस में अपने लोगों का बड़ा कौन सा वैल्यू है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो वही उतर जाएगा, वही गैप बन जाएगा। क्यों भैया? आप तो भैया एक्चुअल रेंट को ले लेते थे ना, बोलते थे वैकेंसी पीरियड, ये पीरियड। तो वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है क्या इधर? नहीं ना। पूरा पूरा साल में आप लोगों को 1,70,000 मिला है। पूरा साल में आप लोगों को 1,70,000 मिला है। अब कोई अगर 10,000 नहीं दिया, वो आपका फॉल्ट है, वो आपका फॉल्ट है। ठीक है, वैकेंसी पीरियड रहेगा तब वो ड्रामा करना, जो जो ड्रामा अपने लोग करते थे एक्चुअल रेंट का, कि 10 महीने में इतना रिसीव हो गया तो 12 महीने में तो इतना रिसीव हो ही जाएगा। वैकेंसी पीरियड तो दिया नहीं हुआ है, पूरा वो रहा है ना। वो 15,000 इंटू 12 रहा है, और अगर 10,000 तुम रिसीव नहीं कर पाए तो उसको लेस करके 1,70,000 आ रहा है। आप उसमें ये देखिए कि कौन सा बड़ा है। बड़ा बड़ा कौन सा है? 1,80,000, वही आपका गैप बन जाएगा। वही आपका क्या गैप, वही आपका गैप बन जाएगा। अभी अपने लोग हाउस नंबर 2 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हाउस नंबर 2 का क्या करें? प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ठीक है, लिखिए, लिखिए फटाफट से। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ interest, calculation of interest to be deducted, to be deducted from house number 2। देखिए कैसे बनता है ये पर्टिकुलर, एक इंटरेस्ट का कॉलम बनाना, एक अमाउंट का कॉलम बनाना। ठीक है, पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट का कॉलम बनाना, एक अमाउंट का कॉलम बनाना। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा सॉरी, एक मंथ का कॉलम बनाना और एक इंटरेस्ट अमाउंट का कॉलम बनाना। इंटरेस्ट अमाउंट का कॉलम बनाना। ठीक है, एक मंथ का कॉलम बनाना, एक इंटरेस्ट अमाउंट का कॉलम बनाना। ठीक है, ये बताओ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट चालू कब से हो गया था? जिस दिन से वो लोन मांगने गया, जिस दिन से वो लोन मांगने गया उसी ईयर वो चालू हो गया। तो बताइए प्री
कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट चालू कब से हुआ? जिस दिन वो लोन मांगने गया। वो लोन किस दिन मांगने गया बताइए तो? वो लोन मांगने किस दिन गया? वो लोन मांगने गया 1/7/2021 को। मतलब 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 से काउंट कीजिए 31 मार्च 2022, बिकॉज 31 मार्च को क्लोज होगा वो ईयर। तो आपको सबसे पहले निकालना है 21-22 का। बताइए 21-22 का कितना कितना महीना पे निकलेगी? जुलाई से मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 9 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। 9 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। निकालिए। कैसे निकालेंगे कैसे? अमाउंट कितना दिया हुआ है? कितना लोन लिया था वो? लोन कितना लिया था वो, ये बताइए। लोन कितना लिया था? 20 लाख। लीजिए 20 लाख। कितने परसेंट पे लोन लिया था? 12% पे लोन लिया था। 20 लाख इंटू 12% इंटू 9/12 करिए, कितना था बताइए। 20 लाख इंटू 12% इंटू 9/12, 1,80,000। 1,80,000, ठीक है। फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक चलेगा? जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो जाता है। जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो जाता है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? हुआ 2023 को। तो 2023 31 मार्च को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट होगा। 31 मार्च 2023 को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट होगा। मतलब और एक साल अभी चलेगा। और एक साल, मतलब 22-23 का भी चलेगा। तो 22-23 का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें भैया? 20 लाख इंटू 12% करो। मतलब ये 12 मंथ्स का निकलेगा। ये पूरा पूरा साल का निकलेगा। कितना ये 2,40,000 निकलेगा। 2,40,000। तो बस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो गया भैया, खत्म हो गया। बिकॉज 2023 का जून तक सिर्फ चला था कंस्ट्रक्शन। तो उस साल का 31 मार्च खत्म हो गया ना। तो प्री कंस्ट्रक्शन भी खत्म, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म। अब इसको टोटल करो, कितना आता है? 4,20,000। 4,20,000 आएगा ना जी? ओके, ठीक है। अब क्या बोला है? अब बोला है कि ये जो अमाउंट है इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको देना है। ये अमाउंट को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। तो इस साल तो सिर्फ एक ही हिस्सा लगेगा ना। अगर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हर साल देना है तो इस साल तो सिर्फ एक ही हिस्सा लगेगा। इस साल तो एक ही हिस्सा लगेगा। तो लीजिए 1/5 ऑफ द, मतलब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन निकालिए। मतलब 4,20,000 का 1/5 निकालिए, कितना निकलेगा? 4,20,000 का 1/5 निकालो, 84,000। 84,000। और करंट ईयर का क्या इंटरेस्ट है? उसको बोलते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। करंट ईयर का जो इंटरेस्ट निकलेगा उसको पूरा ले लो। पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट करंट ईयर का कितना निकले? 2,40,000। भैया भैया, ये कैसे निकाले? 20 लाख इंटू 12%, 2,40,000। करंट ईयर का क्या है? 2,40,000। उसको उसको ले लो, जोड़ो। तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा। मतलब 3,24,000 जो है ये आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा। समझे? बात को समझे? चलिए आइए, फॉर्मेट को बनाइए। देखिए ऊपर में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ संजू मिड डे। संजू मिड डे फॉर द assessment year 2025-2026। ये मैं नेक्स्ट पेज से बना रहा हूँ, ठीक है? जगह नहीं हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज से बना रहा हूँ मैं। बनाइए फॉर्मेट, रेडी कीजिए। 2 कॉलम, 2 कॉलम, 2 कॉलम बनाइए। देखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। सबसे पहले क्या बोले थे? लेट आउट हाउस का कंप्यूट करना। लेट आउट हाउस कौन सा है? फ्लैट नंबर 3। फ्लैट नंबर 3 इज लेट आउट। तो लिखो फ्लैट 3।
ये क्या है बेटा, लेट आउट है, लेट आउट है। सबसे पहले आपको इधर क्या लेना है, सबसे पहले आपको गैव लेना है, जिसको अपने लोग कंप्यूट किए हैं अभी। गैव गैव कितना है बताओ, गैव 1,80,000। सर अपने लोग भी लिखे क्या, गैव नैव ऐसे करके काट देगा सब कुछ, लिख तो सकते हो लेकिन काट देगा, फायदा नहीं होगा फिर दोबारा एग्जाम देना अगले साल। म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स कितना है बताओ तो, 20,250 डिवाइड बाई 3, हो गया ना। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, भाई म्यूनिसिपल टैक्स कितना बोला है, 20,250। और हाउस बी में कितना फ्लैट था, 3 फ्लैट था, तो एक फ्लैट का अपने लोग निकाल रहे हैं ना, अभी एक फ्लैट का निकाल रहे हैं ना, तो 20,350 डिवाइड बाई 3। हाउस बी में तो पूरा ये 3 फ्लैट था, ये तो टोटल का दिया हुआ है, डिवाइड बाई 3 करो, 6,750। ठीक है, ओके। फिर इसको टोटल करो, कितना आता है बताओ, 1,80,000 लेस 6,750 करो, 1,73,250, 1,73,250। ठीक है, फिर लेस करो, डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन। एक तो भैया स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो कैसे निकलता, 30% ऑफ नैव, इसका 30% निकालो, 51,975। एक निकलता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है क्या अपना, जी बिल्कुल भैया दिया हुआ है, 3,24,000। ठीक है, हाउस टू का क्या निकला था अपना, हाउस टू का कितना निकला था इंटरेस्ट, 3,00,000, ये 24,000, तो हाउस टू में तो 3 तो फ्लैट है, तो 3,24,000 डिवाइड बाई 3 करो, डिवाइड बाई 3 करो, डिवाइड बाई 3 कितना निकलता है बताओ, 1,08,000। ठीक है, अरे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकला था अपना, 3,24,000, मतलब एक ही तो हाउस है, उसका 3 आइडेंटिकल फ्लैट है, तो डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा ना, 1,08,000 कितना आएगा बताओ, 1,59,975। दस कर, दस कर इसको, 1,73,250 लेस 1,59,975, तो आपका आएगा 13,275, 13,275। ठीक है, अच्छा दूसरा में, अभी देखो दूसरा में, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 2 जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फ्लैट 2 जो क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड का नैव क्या निकलता है, नैव कुछ नहीं निकलता है नैव, बस उसमें एक ही चीज लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकलेगा इसका, 3,24,000 डिवाइड बाई 3, 1,08,000। ठीक है, इसको जस्ट बाहर करो, 1,08,000 बाहर करो इसको, कितना निकलेगा बताओ, 1,08,000 लेस 13,275, मतलब 94,725, 94,725, 94,725 माइनस में निकलेगा, ये क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके ना, ठीक है ओके। अभी नेक्स्ट सम, आइए चलो आ जाओ, इस चैप्टर का अपने लोग लास्ट सम करने वाले हैं अभी, लास्ट सम, इस चैप्टर का अपने लोग लास्ट सम करने वाले हैं और चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, और ये जो 24 नंबर दिख रहा है, ये 2023 में आया था, इसको करवाऊंगा वन शॉट में, इसको करवाऊंगा वन शॉट में, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जो बचा कुछ सम से आप ट्राई कर सकते हैं, दो दो चार तो सम बचा उचा है, उस सबको वन शॉट में कराएंगे, वन शॉट में। ठीक है,
अभी इतना ही सम्स आपके लिए सफिशिएंट है, जितना सम्स हम दिए हैं, ठीक है। आइए देखिए क्या दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिस्टर क्रिस्टोफर ओन्स 3 हाउसेज एट पटना, मतलब पटना मेट्रो सिटी नहीं है, मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो सिटी है ये, नॉन मेट्रो सिटी। He furnishes the following particular for the previous year 2025-26. House number 1, house number 2, house number 3. हाउस नंबर 1 में दिया हुआ है, द हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड इन 2022 एंड लेट आउट टू ए टेनेंट एट ए मंथली रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ, ठीक है। हाउस नंबर 1 में क्या दिया हुआ, द हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड इन 2022 एंड लेट आउट टू ए टेनेंट एट ए मंथली रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। ही हैज पेड ये he has paid ये 22,000 एज ए म्यूनिसिपल टैक्स। ही हैज ऑल्सो पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अपने लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। मतलब हाउस नंबर 1 क्या है बेटा, लेट आउट। हाउस नंबर 2 बोला ग्राउंड फ्लोर इज लेट आउट। हाउस नंबर 2 में जो है दो फ्लैट है, एक तो ग्राउंड फ्लोर है वो लेट आउट है, लेट आउट, ठीक है। एंड फर्स्ट फ्लोर आइडेंटिकल टू ग्राउंड फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर द रेसिडेंस, मतलब फर्स्ट फ्लोर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाउस नंबर 2 में दो फ्लैट है, एक तो लेट आउट है ग्राउंड फ्लोर वाला, और ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो 20% पे किया गया है, जिसका अमाउंट है 1,20,000, मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू निकालना पड़ेगा अपने लोग, और क्या, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। फिर हाउस नंबर 3 क्या बोला, द हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड इन 2011 एंड इज यूज्ड फॉर हिज बिजनेस। सो अगर खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है देन इग्नोर, खुद के बिजनेस के लिए, खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है वो, देन इग्नोर। अगर एक घर को वो खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है देन उसको नहीं लेना पड़ेगा, हाउस नंबर 3 नहीं लेंगे। फिर बोला ए लोन ऑफ 60,000, मतलब भैया ए लोन ऑफ 60 लाख, मतलब भैया प्री कंस्ट्रक्शन वाला सम है, प्री कंस्ट्रक्शन वाला, वही वही सेम प्री कंस्ट्रक्शन वाला सम है, ठीक है। तो बोला है कि लोन जो है 60 लाख का लिया गया, और कब लिया गया, 1 जून 2021 को लिया गया, 1 जून 2021 को, और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 2 के लिए, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 1/6/2023, मतलब 2 साल का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अपने लोगों को निकालना पड़ेगा, है ना। दिया कब गया लोन, 1 जून से, मतलब कि हम लोगों को सबसे पहले निकालेंगे कि 2021-22 और 22-23। ही रिपेड एंटायर लोन ऑन 31st ये 12/2024, मतलब रिपेड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिपेड से कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने लोग, ठीक है? चलिए अब देखेंगे क्या क्या नहीं, क्या नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। हम लोगों को बोला कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर 2025-26 इफ यू हैड ऑप्टेड द ओल्ड टैक्स डिजाइन। करते हैं इसको, समझते हैं इसको, देन ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इतना घेजा घेजी क्वेश्चन है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोग गैव ना ये सोल्यूशन में ही कंप्यूट करते हैं। वर्किंग नोट में हम लोग गैव कंप्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट में हम लोग गैप नहीं निकालते, इस बार गैप हम लोग सोल्यूशन में ही निकाल के आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 23, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले एक वर्किंग नोट अपने लोग को करना है, वो कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26। अपने लोग जो प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो कैलकुलेशन है ना वो कर लेते हैं पहले, उसके बाद सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप डालिए यहाँ पे इसका कॉलम, यहाँ पे इंटरेस्ट का कॉलम डालते हैं, यहाँ पे मंथ का कॉलम डालते हैं, ठीक है। बस इतना ही, यहाँ मंथ, यहाँ इंटरेस्ट, ठीक है सर। सबसे पहले लिखिए प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब कब के लिए भैया, कब कब के लिए, सबसे पहले 2021-22। दो लोन कब लिया गया था, जून को, 1 जून को लोन कब लिया गया था, 1 जून को। तो जून से मार्च तक कैलकुलेट कीजिए, तो
जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीना यहाँ पे, और जनवरी फरवरी मार्च, मतलब कि 10 महीना, 10 महीना भैया, 10 महीना, मतलब 10 मंथ्स के लिए लोन लिया गया फर्स्ट में। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए लोन का अमाउंट कितना था, 60 लाख, रेट कितना था 12%, और मंथ कितना 10/12, करिए तो, करिए कितना आता है, करो, 6 लाख आएगा, देखो 6 लाख, 6 लाख आएगा, देखो 6 लाख आएगा, करके देखो इसको। फिर 22-23, 22-23 में अपना फुल अमाउंट पे ही देंगे, तो 60 लाख का 12%, ये 12 मंथ्स का, इसका आएगा 7,20,000, देखो। अरे मेरा कैलकुलेशन इतना फास्ट है, आप लोग करो, आप लोग करो, 60 लाख का 12% अगर करोगे तो 7,20,000 आएगा, देखो ना करके, आ रहा है ना। शौक क्यों हो जाते हो तुम लोग, हमको हर साल करवाना पड़ता है ना, तो फिगर्स याद रह जाते हैं हम लोग, ठीक है, फिगर्स हम लोग को याद रह जाता है, ठीक है। जैसे अभी इसका इसका फिगर कितना निकलेगा कि 13,20,000, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अपना कितना है, 13,20,000। अब ये 13,20,000 को 5 हिस्सा में देना है, तो इस साल तो हमको एक ही हिस्सा देना है ना, इस साल हमको एक ही हिस्सा देना है ना, इस साल तो एक ही हिस्सा देना है, तो आ जाओ निकालो, 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन कितना निकलेगा, ये 13,20,000 को अगर 5 से डिवाइड किया कितना निकलेगा, बताओ, बोलो वैल्यू बताओ, 2,64,000, ये ट्रू है क्या, वैल्यू सही है क्या, 2,64,000, ठीक है। अच्छा, आप पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट यहां पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए कि जो कंप्लीट हो गया ना, 31 दिसंबर 2024 को ही कंप्लीट हो गया घर, तो हम 31 मार्च तक का कैलकुलेट क्यों करने जाए पोस्ट कंस्ट्रक्शन, जब, ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या बोला, ही रीपेड द एंटायर लोन ऑन 31 दिसंबर 2024, मतलब वो सारा लोन रिपे कर दिया 31 दिसंबर 2024 का, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, लोन का रिपेमेंट करोगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लोन का रिपेमेंट, यहां लोन रिपे किया और वहां पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म तुम्हारा, तो 31 अगर दिसंबर को तुमने लोन रिपे कर दिया, तो उस साल तो सिर्फ 9 ही महीने का कैलकुलेट होगा ना बेटा, मार्च से आप दिसंबर कैलकुलेट करो कितना आता है, 9 महीना आता है ना, 9 महीना आता है, मार्च तक तुम कैलकुलेट क्यों करने जाओगे, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन तुम्हारा 9 महीने का कैलकुलेट होगा, कितने, 9 महीने का कैलकुलेट होगा, क्यों, क्योंकि तुमने सारा का सारा लोन रिपे कर दिया उसी साल के दिसंबर में, उसी साल के दिसंबर में, 2024 के ही दिसंबर में, तो मार्च से सेशन, अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो गया, अप्रैल से और दिसंबर तक कैलकुलेट करो, 9 महीने आता है, अप्रैल से दिसंबर तक कैलकुलेट करो, 9 महीने आता है, ठीक है। इसका मतलब 60 लाख का 12% इंटू 9/12 आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन निकल जाएगा, कितना निकले बताओ, 60 लाख का 12% इंटू 9/12, 5,40,000, 5,40,000, 5,40,000 प्लस 2,64,000, मतलब 8,04,000 आया, आया 8,40,000, 8 लाख, 8,04,000, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है, ओके ना। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट अपना कितना है, 2 लाख, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख ले सकते हैं, 8,04,000 नहीं ले सकते, मैक्सिमम लिमिट कितना है, 2 लाख तक का इंटरेस्ट ले सकते हैं, याद है कि नहीं, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 2 लाख तक का। चलिए आइए करते हैं अभी पूरा सम में, गैप फैप कैलकुलेशन अब सम में करेंगे, ठीक है, सम में करेंगे।
लास्ट समय ना करेंगे। ठीक है, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द assessment year for the assessment year 2025-26। एक बड़ा सा कॉलम बनाइए, बड़ा सा कॉलम, बड़ा सा कॉलम बनाइए। ठीक है, क्योंकि गैप भी कैलकुलेट करना है ना इस बार। चलिए लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, पहले अपने लोग कैलकुलेट करते हैं हाउस नंबर 1 जो कि लेट आउट है अपना, हाउस नंबर 1 जो कि लेट आउट है अपना। अच्छा, सबसे पहले बताइए इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है? म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्स वैक्स कुछ दिया हुआ है क्या, या सिर्फ म्यूनिसिपल वैल्यू ही दिया हुआ है? म्यूनिसिपल वैल्यू ही दिया, म्यूनिसिपल वैल्यू को छोड़ के और कुछ नहीं दिया हुआ है, म्यूनिसिपल वैल्यू ही दिया हुआ है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कैसे निकाले, वो भी तो नहीं दिया हुआ है सर। म्यूनिसिपल वैल्यू भी तो नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या बोले थे, म्यूनिसिपल वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो टैक्स का अमाउंट दिया रहेगा। देखो हाउस नंबर 1 का टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है कितना, 22,000, और टैक्स का अमाउंट के साथ टैक्स के परसेंटेज को डिवाइड कर देना, निकल जाएगा म्यूनिसिपल वैल्यू। बताओ, 22,000 डिवाइड बाई 10%, 2,20,000। तो टैक्स के अमाउंट के साथ ये टैक्स का परसेंटेज लेस कर देना, निकल जाएगा 2,20,000। ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों को? अच्छा, और एक्चुअल रेंट आप लोगों को दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना है बताओ तो। बोला एक्चुअल रेंट, बोला 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ बोला, तो 20,000 इंटू 12, 2,40,000। इसमें से हायर कौन सा है, इसमें से हायर कौन सा है, 2,40,000। वही बन जाएगा आपका गैप, वही बन जाएगा आपका क्या, गैप। ग्रॉस एनुअल वैल्यू यही बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू यही और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं हुआ है, गैप। लेस कीजिए म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है, 22,000। लेस करके निकालिए अमाउंट, 2,18,000 निकलेगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नैव, नैव का मतलब नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। लेस कीजिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, 24A क्या बोलता है, 24A बोलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 30% ऑफ द नैव, 30% ऑफ द नैव, 30% ऑफ द नैव, मतलब 2,18,000 का 30% निकालिए, 65,400, 65,400। और 24B बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कितना, नील, दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो 65,400 को बाहर लेके जाओ, लेस करो इसके साथ, लेस करोगे तो कितना आएगा, 1,52,600। ठीक है, 1,52,600 हो गया इसका। ठीक है, हाउस नंबर 1 का हो गया, हाउस नंबर 1 का हो गया। अब हाउस नंबर 2 के दो पार्ट्स है, एक तो ग्राउंड फ्लोर का लेट आउट है, एक फर्स्ट फ्लोर का सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ग्राउंड फ्लोर का एक लेट आउट है, फर्स्ट फ्लोर का सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा 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 अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा अभी कि भैया यहाँ आप 1,08,000 लिए, यहाँ आप 1,08,000 लिए, तो टोटल मिला के तो 2 लाख से ज्यादा आ रहा है। आप पूछोगे ना कि पिछला वाला सब में, पिछला वाला सब में, पिछला वाला सब में यहाँ आप 1,08,000 लिए थे और यहाँ भी आप 1,08,000 ले लिए, तो 2 लाख से तो ज्यादा आ रहा है। याद रखिएगा, लेट आउट के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन का वो जो रूल फूल है वो सब नहीं देखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, लेट आउट के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख होना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, 8 लाख होना चाहिए, वो सब नहीं देखा जाता है। लेट आउट का छोड़ दीजिए, सिर्फ सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख तक का देखा जाता है। तो
तो यहाँ पे 2 लाख तक का तो है इंटरेस्ट। यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 2 लाख तक का ही तो है। 1,08,000 है तो वो 2 लाख से नीचे है तो ले सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया आप लोग को? चलिए आइए, वो पिछले सम्स का केस था। आइए अब अपने लोग देखिए हाउस नंबर 2। हाउस नंबर 2 कौन सा है बताओ तो? हाउस नंबर 2 ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर जिसको अपने लोग लेट आउट माने। हाउस नंबर 2 ग्राउंड फ्लोर जो कि लेट आउट है, लेट आउट है। लेट आउट के केस में कितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख तक कब का होगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, सबसे पहले आप लोग म्यूनिसिपल वैल्यू निकालिए, उसी को रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट अपने लोग बता देंगे। ठीक है, बिकॉज और तो कुछ है नहीं। म्यूनिसिपल वैल्यू निकालेंगे, उसी को रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बता देंगे अपने। म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल वैल्यू क्या दिया हुआ है? म्यूनिसिपल वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है सर, नहीं दिया हुआ है। तो म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है ना, निकालो म्यूनिसिपल टैक्स। पहले पहले म्यूनिसिपल टैक्स निकालो। म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है? 1,20,000 दिया हुआ है ना। तो म्यूनिसिपल टैक्स के साथ आप टैक्स का परसेंटेज को डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा म्यूनिसिपल वैल्यू। आप निकालना चाहते हो ना म्यूनिसिपल वैल्यू, तो म्यूनिसिपल टैक्स के साथ म्यूनिसिपल के परसेंटेज को डिवाइड कर दीजिए। कितना निकलेगा बताइए? 1,20,000 डिवाइड बाई 20%, 6 लाख। 6 लाख सर जी, रुकिए, खेला अभी बाकी है। 6 लाख, 6 लाख। हाउस नंबर 2 के दो पार्ट्स हैं, एक तो ग्राउंड फ्लोर में है, एक फर्स्ट फ्लोर में है। तो दो दो पार्ट्स है ना, तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा ना। हाउस नंबर 2 के दो पार्ट्स है, दो टुकड़े हैं, तो डिवाइड बाई 2 कीजिएगा ना। तो इसका म्यूनिसिपल वैल्यू कितना निकला? 3 लाख। ठीक है, एक्चुअल रेंट बताइए। एक्चुअल रेंट ये कितना देता है? एक्चुअल रेंट देता है 3,60,000। ग्राउंड फ्लोर का ही रेंट है। ठीक है, ये रेंट किसका है? ग्राउंड फ्लोर का ही है, ग्राउंड फ्लोर का ही है। अरे ग्राउंड फ्लोर वाला कितना रेंट देता है बताओ ना? वो 30,000 पर मंथ देता है, 30,000 पर मंथ। अगर 30,000 पर मंथ दिया तो कितना होता है बताओ ना? वो 3,60,000 होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। इसमें से हायर कौन सा है? हायर है 3,60,000। इसको ही अपना गैप पकड़ना, इसको अपना गैप पकड़ना, यही तुम्हारा गैप है बेटा। ठीक है, लेस करो म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स को लेस कीजिए इसमें से। म्यूनिसिपल टैक्स कितना बोला हुआ है? 50%, मतलब 50% ऑफ। म्यूनिसिपल टैक्स कितना निकलेगा बताइए ना? एक मिनट, म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है? हाँ, म्यूनिसिपल टैक्स टोटल मिला के कितना था बताइए? म्यूनिसिपल टैक्स टोटल मिला के 1,20,000 था, लेकिन वो तो पूरा हाउस 2 का था ना। हाउस 2 के तो दो टुकड़े हैं, दो टुकड़े हैं ना, तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। 1,20,000 डिवाइड बाई 2। हाउस 2 के तो दो टुकड़े हैं, तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो 60,000। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? 60,000। ठीक है, घटाइए इसको, कितना निकलेगा? 3 लाख। इसको आप बोलना नैव, नेट एनुअल वैल्यू। ये क्या निकला? नेट एनुअल वैल्यू। लेस करो डिडक्शन अंडर सेक्शन ये 24। सबसे पहले आता है ये 24A, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का बात करता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना निकलेगा? 3 लाख का, 3 लाख का 30%, 3 लाख का 30%, 90,000। और दूसरा 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बताओ, हाउस 2 के दो पार्ट्स थे, हाउस 2 के दो पार्ट्स थे, तो पहला वाला पार्ट में इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अपने लोगों को कितना लगता? 8,04,000। 8,04,000। हम क्या बोले? लेट आउट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी इंटरेस्ट अपने लोग दे सकते हैं। ठीक है, 8,04,000 ये लेट आउट हाउस है। लेट आउट हाउस में ये सब रूल्स फुल्स काम नहीं करेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में काम करेगा। ठीक है, तो 8,04,000 डिवाइड बाई 2 करो, क्योंकि दो हिस्से हैं ना, घर के दो हिस्से हैं ना,
तो यहां जाएगा 4,92,000, 4,92,000। बताओ, सॉरी, 4,02,000। तो यहाँ आपका टोटल जाएगा 4,92,000। ठीक है, तो 3 लाख से 4,92,000 को घटाओ, 1,92,000 नेगेटिव में आएगा, 1,92,000 नेगेटिव में आएगा आपका। ठीक है, फिर हाउस नंबर 2, हाउस टू, हाउस 2 क्या है बेटा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसका नैव हमेशा नील निकलेगा, लेस कीजिएगा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस लेस करते हैं इसमें सिर्फ 24 बी इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, कितना निकल कितना रहा है? 8,04,000 डिवाइड बाई 2, कितना निकल रहा है? 4,02,000। लेकिन मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 लाख तक का ले सकते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो 2 लाख तक का इंटरेस्ट ऑन लोन ले लीजिए, बाहर कीजिए इसको। कितना निकला बताइए? बोलिए जी, बोलिए। 2 लाख माइनस में है 1,92,000, प्लस में है, नहीं नहीं, माइनस माइनस में है दोनों, और प्लस में है 1,52,600। तो 2,39,400 माइनस में निकलेगा, 2,39,400 माइनस में निकलेगा, माइनस में निकलेगा। इसका नाम रखिएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, माइनस में लिख के नाम रखिएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मजे में। क्वेश्चन नंबर 13 पाइए, क्वेश्चन नंबर 13 पाइए। हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। इस हफ्ते में हम लोग खत्म भी कर देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, ये 21, सॉरी ये 13, क्वेश्चन नंबर 13 पाइए, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जरा आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है। मिस्टर पांडे ओनर ऑफ 3 हाउसेस इन चेन्नई। मतलब चेन्नई क्या है आपका? मेट्रो सिटी। चेन्नई को हम लोग क्या बोलते हैं? मेट्रो सिटी, जहां पे मेट्रो चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब जब चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, ये सब चीज का आया नाम मेट्रो सिटी वो लोग। ठीक है, फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम। ठीक है, बोला हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। मिस्टर पांडे का 3 घर था, 3 घर। हाउस नंबर 1 को लेट आउट है, हाउस नंबर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाउस नंबर 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, सबसे पहले बोला स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट हम लोग को दिया हुआ है। फिर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, रेंट रिसीव्ड अपने लोगों को दिया हुआ है, फेयर रेंट अपने लोगों को दिया हुआ है। रिपेयर्स नहीं लेते हैं भैया, रिपेयर्स नहीं लेते हैं हम लोग। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स मतलब ये 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लोगों को फर्स्ट में दिया हुआ है, हाउस नंबर 1 में दिया हुआ है 40% ड्यू है म्युनिसिपल टैक्स। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में दिया हुआ है फुली पेड है। ठीक है, फिर क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन लोन ये टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, 2,000, 4,000, 3,000 ले लेंगे भाई। फिर ब्रोकरेज, ब्रोकरेज फॉर अरेंजिंग लोन, ब्रोकरेज फॉर अरेंजिंग लोन, तो ब्रोकरेज को हम लोग काउंट नहीं करते। ठीक है, ब्रोकरेज को अपने लोग काउंट नहीं करते। वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है इसका 2 महीना, इसका 6 महीना, इसका 6 महीना। कलेक्शन चार्जेस इसको नहीं लेते। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट प्रीवियसली अराउंड, इसको हम लोग लेते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट को लेते हैं। ठीक है, लीगल चार्जेस ऑफ रिकवरी ऑफ अरियर रेंट और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब नहीं लेते हम लोग। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते करते आप लोग को बता देते हैं, स्टार्ट करते करते आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, ओके ओके। सो याद रखिएगा कि रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट जो रहता है ना, वो आता है, वो आता है क्वेश्चन में। ठीक है, और बाकी ये सब जो है ना, ये कलेक्शन चार्जेस, लीगल चार्जेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ब्रोकरेज फॉर अरेंजिंग लोन, ये सब नहीं आता। ये सब जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है आप लोगों को। ठीक है,
कंफ्यूज करने के लिए दिया है। चलिए आइए, सबसे पहले तो वर्किंग नोट करना पड़ेगा अपने लोगों को। क्यों क्यों वर्किंग नोट करना पड़ेगा? बिकॉज देखिए, हाउस वन कहाँ पे है? चेन्नई में है। हाउस वन कहाँ पे है? मेट्रो सिटी में है, मेट्रो सिटी। तो इन केस ऑफ मेट्रो सिटी आप लोगों का जो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू है और ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। मेट्रो सिटी के केस में नेट म्यूनिसिपल वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। उस केस में हम लोग को निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आइए लिखिए, सोल्यूशन लिखिए, लिखाते लिखाते सब समझा देंगे आप लोगों को, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन चल रहा है? सोल्यूशन नंबर 13, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 13, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले वर्किंग नोट लिखिए, वर्किंग नोट नंबर 1। सिंस सिंस हाउस वन सिंस हाउस वन इज इन द मेट्रो सिटी। हाउस वन कहाँ पे है? हाउस वन मेट्रो सिटी है। सिंस हाउस वन इज इन द मेट्रो सिटी, so the relation between so the relation between the relation between gross municipal value and net municipal value are gross municipal value and net municipal value are। अच्छा, हाउस वन मेट्रो सिटी में है, चेन्नई में है, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू का रिलेशन क्या रहेगा? हम लोग आपको सिखाए थे कि नेट म्युनिसिपल वैल्यू और ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का रिलेशन ये होगा जब मेट्रो सिटी में हाउस नंबर 1 रहेगा, तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल्स टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ये सिखाए थे कि नहीं बताइए, याद है? याद है आप लोगों को? फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में सिखाए थे? सेकंड लेक्चर में सिखाए थे आप लोगों को कि अगर घर मेट्रो सिटी में आप लोग का है तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। नेट म्युनिसिपल वैल्यू और ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एक नहीं होता। उस केस में ये इक्वेशन डालिएगा और फाइंड कीजिएगा। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल्स टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। मतलब कितना निकलेगा बताइए? नेट म्युनिसिपल वैल्यू अपना कितना निकलेगा बताइए? नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल्स टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है हाउस नंबर 1 का? हाउस नंबर 1 का ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 34,000। नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल्स टू, देखिए, नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल्स टू 34,000 माइनस ये 10% ऑफ 34,000, माइनस 10% ऑफ 34,000 कितना निकलेगा भैया फिर? 34,000 माइनस 3400। अगर 34,000 का 10% निकाले कितना निकलेगा? 34,3400 ना। निकालिए, वैल्यू निकालिए। 34,000 माइनस 3400 कितना? 30600, 30600, ठीक है। इसी बात पे हमारा फिर म्यूनिसिपल टैक्स कितना निकलेगा? म्यूनिसिपल टैक्स जो निकलता है ना बेटा, वो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू पे निकलता है, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू पे। अगर घर नॉन मेट्रो सिटी में है तब तो कोई बात ही नहीं है, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। लेकिन अगर घर मेट्रो सिटी में आपका नहीं है, ठीक है, अगर घर मेट्रो सिटी में अगर आपका है, देन उस केस में ये इक्वेशन डाल के आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो म्यूनिसिपल टैक्स किस तरीके से निकालना पड़ता है? म्यूनिसिपल टैक्स किस तरीके से निकलेगा? नेट म्यूनिसिपल वैल्यू का, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू का ये 10% कितना दिया थी? वो 10% दिया ना म्यूनिसिपल टैक्स। तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% मतलब 30,600 का 10% कितना निकलेगा? 3060 म्यूनिसिपल टैक्स आपका निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें बोला 40% ड्यू है, जो ड्यू है वो छोड़ दो, जो ड्यू है वो छोड़ दो, जो देना है उसकी उस पे बात करते हैं। 60% देना है ना, 60% आप दिए हो ना, उस पे बात करते हैं। जो ड्यू है वो छोड़ दो, 40% ड्यू है बोला उसमें। देखो ना, म्यूनिसिपल टैक्स में बोला 40% ड्यू है, तो 40% ड्यू है उसको छोड़ दो, बाकी का 60% निकालो, बाकी का 60% निकालो। लिखो अलाउड म्यूनिसिपल टैक्स, अलाउड म्यूनिसिपल टैक्स। बोला 40% ड्यू है, मतलब 60% तो है ना, 60% निकालिए।
3060 का 60% कितना निकलेगा बताइए? 3060 का 60% मतलब 1836 हो गया, ठीक है ना? हो गया ना? अब चलिए फॉर्मेट बनाइए। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ना वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग गैव निकाल लेते हैं, गैव निकाल लेते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ करते हैं, ठीक है? चलिए गैव, तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है? सबसे पहले बताइए क्या क्या दिया हुआ है आप लोगों को, सबसे पहले बताइए क्या क्या दिया हुआ है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, लीजिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। अच्छा, हाउस नंबर 1 का ही सिर्फ निकालेंगे बिकॉज हाउस नंबर 1 ही तो लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का नहीं निकालना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का अपने लोगों को नहीं निकालना है, हाउस नंबर 1 का ही निकालना है बिकॉज वही तो लेट आउट है। जो लेट आउट है सिर्फ उसका ही निकालिए और किसी का नहीं निकालिए। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 34,000। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? फेयर रेंट वेयर रेंट दिया हुआ है क्या? फेयर रेंट दिया हुआ है 45,000। देखिए फेयर रेंट, फेयर रेंट कितना दिया हुआ है? 45,000। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो बड़ा है उसको नीचे उतारो। बड़ा कौन सा है? 45,000, नीचे उतारो उसको, ठीक है? फिर क्या लेते हैं अपने लोग? फिर लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हो रहा था तो कोई बात नहीं था, लेकिन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रेंट कितना है बताओ? 36,000, 36,000। हाउस नंबर 1 का देखिए 36,000। तो इनमें से जो 45,000 और 36,000 में से जो छोटा है उसको फिर बाहर करेंगे, इनमें से छोटा को बाहर करेंगे, मतलब 36,000। ये 36,000 क्या है आपका? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये क्या है आपका? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है? फिर आप लोग लिखिएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है बताइए? एक्चुअल रेंट कितना रिसीव किए हो बताओ? एक्चुअल रेंट रिसीव किए 37,500, 37,500, 37,500 रेंट रिसीव, 37,500, ठीक है? डन, ओके। अच्छा, तो इनमें से हम लोग क्या देखते हैं? इनमें से हम लोग हायर ऑफ द एबव देखते हैं, हायर ऑफ द एबव देखते हैं। ऑलरेडी एक्चुअल रेंट इस बार हायर ही है, तो वो जो ARR VRR इस का जो कैलकुलेशन करते थे वो सब हम लोग नहीं करेंगे। तो हायर कौन सा है बताइए? 37,500। एक्चुअल रेंट ही हायर है तो यही अपना गैप बन जाएगा, नहीं भी हायर रहता तो गैप यही रहता। बिकॉज ये 3 महीना वैकेंट रह के 9 महीने में, 9 महीने में सिर्फ ये 9 महीने में सिर्फ ये 37,500 कमा रहा है, तो गैप आपका क्या रहेगा? गैप आपका 37,500 ही रहेगा। ओके, चलिए आइए फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बनाइए, लिखिए, लिखिए कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर पांडे फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-2026। आप दो ठो कॉलम बनाइए, दो ठो कॉलम, ठीक है? दो कॉलम बनाइएगा। लिखिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए अमाउंट, फिर लिखिए अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। सबसे पहले लिखिए हाउस नंबर 1, हाउस 1, हाउस 1 कौन सा है बताइए? लेट आउट, लेट आउट ना? हाउस 1 को लेट आउट माने है ना? बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो अपने लोग अभी अभी निकाल रहे हैं।
ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना निकाले नोट नंबर वन में निकाले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बताइए तो कितना निकाले हैं? 37,500। लेस कीजिए म्यूनिसिपल टैक्स कितना निकाले थे, अभी अभी निकाले म्यूनिसिपल टैक्स, अलाउड म्यूनिसिपल टैक्स 1836। इसको लेस कीजिए 1836। अच्छा ये नोट नंबर टू में निकाले थे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नोट नंबर टू में निकाले थे, म्यूनिसिपल टैक्स नोट नंबर वन में निकाले हम लोग, ठीक है। अच्छा लेस कीजिए इसको, सो लेस कीजिए, ये 37,500 लेस 1836 कितना आएगा? 35664, 35664 का नाम रखना नेट एनुअल वैल्यू। ये क्या? नेट एनुअल वैल्यू। अब क्या करना पड़ता है? लेस कीजिए डिडक्शन अंडर सेक्शन, लेस कीजिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। 24A क्या बोलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। 24A है अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसमें हम लोग क्या लेते हैं? इसमें हम लोग लेते हैं 30% ऑफ नैव, 30% ऑफ नैव, मतलब 35,664 का 30% कितना आएगा बताओ? 10699, 10699। पॉइंट को इग्नोर कीजिए, पॉइंट अगर आएगा तो इग्नोर कीजिए पॉइंट को, ठीक है। 10699। फिर 24B अपने लोग लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है? 2000। कितना आएगा? ये 12699, 12699, ठीक है। फिर बाहर कीजिए इसको, 35664 लेस 12699, इसको लेस करना, ठीक है। ये तो लेस है ना, लेस करना। तो 22965, 22965, 22965 निकल गया इसका। फिर हाउस नंबर टू, हाउस नंबर थ्री का निकालते हैं, आइए। हाउस नंबर टू एंड थ्री जो कि क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। एक ही बार में सेल्फ ऑक्यूपाइड का निकालते हैं, एक ही बार में सेल्फ ऑक्यूपाइड का निकाल दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे नैव, नैव का मतलब नेट एनुअल वैल्यू, कुछ नहीं, नैव कुछ नहीं रहता इधर, ठीक है। फिर लेस कीजिए डिडक्शन, डिडक्शन के नाम पे सिर्फ एक ही डिडक्शन लेस करना है आप लोगों को, 24B मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या क्या है बताइए? इंटरेस्ट ऑन लोन 4000 है और 3000 है, 7000, ठीक है। फिर माइनस में डाल के इसको बाहर कीजिए, 7000 माइनस में डाल के बाहर कीजिए इसको, ठीक है। कर दिए, ओके। अब इसका पूरा पूरा आप कैलकुलेशन कीजिए, कितना आएगा बताइए? तो सॉरी, इसका इसका आप कैलकुलेशन मत कीजिए, और एक चीज लेना रह गया, और एक चीज लेना रह गया, देखिए। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड ट्रेंड, जब जब आप अनरियलाइज्ड ट्रेंड का रिकवरी करोगे, जो कि प्रीवियसली अलाउड था, प्रीवियसली अगर अलाउड था तो आप भी अलाउ करोगे, अनरियलाइज्ड ट्रेंड का रिकवरी अगर जब जब करोगे तो 5000 ले लेना आराम से, ठीक है। ले लो, ले लो, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड ट्रेंड कितना लोगे? 5000, ले लो 5000, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, एक बात और, एक बात और, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड ट्रेंड लोगे तो सही, 5000 लोगे तो सही, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेना पड़ेगा। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड ट्रेंड अगर रहेगा तो ले लेना, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड ट्रेंड अगर रहेगा तो ले लेना 5000, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आप लोगों को लेस करना पड़ेगा। उसमें क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेस करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है? 30%, 30% लेस कर दो उसमें, मतलब 1500 लेस कर दो, कितना आएगा बताओ? 3500 आएगा पॉजिटिव में। अब टोटल कीजिए, अब करिए टोटल, तो 22,965 प्लस 3500 माइनस 7000, 19,465 क्या आ गया?
19,465। इसका नाम रखना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 19,465। डन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाओ, देखते हैं। मिसेस सायनी मलिक फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-2025। बोला कि हाउस नंबर 1 कोलकाता में सिचुएटेड है और हाउस नंबर 2 मेदिनीपुर में सिचुएटेड है, ठीक है। ओके। फिर हाउस यूज्ड लेट आउट है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये लेट आउट वाला है और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 20/3/2015, ठीक है। मतलब इसका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था? हाउस नंबर 1 का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था? हाउस नंबर 1 का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 2015 को, और हाउस नंबर 2 का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 2017 17 को कम, ठीक है, वो कंप्लीट हुआ था। तो लोन कब लिया गया था बताओ? लोन 2013 में लिया गया था और कंस्ट्रक्शन 2017 में कंप्लीट हुआ था। मतलब 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? बता। हुआ ना। लोन 2013 में लिया गया था और कंस्ट्रक्शन 2017 में कंप्लीट हो गया, तो 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? बता। हुआ। तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं हाउस नंबर 2 के लिए? मैक्सिमम 2 लाख तक का ले सकते हैं हाउस नंबर 2 के लिए। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। देखो, लोन लिया कब गया था? लोन लिया गया था 39 और 13, मतलब 2013 में लिया गया था और 2017 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। मतलब 5 साल के अंदर अंदर अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो मैक्सिमम 2 लाख तक का आप ले सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। वरना सिर्फ 30,000 लेना, वरना सिर्फ 30,000 लेना, ठीक है। चलो, और क्या क्या दिया हुआ है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट, एनुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड 3 महीने का दिया हुआ है, 3 महीने का आपका वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है, ध्यान रखना। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 40,000 का, 15,000 का। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 31,250। ये सब हम लोग को दे के रखा है, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले पहले क्या करते हैं? सबसे पहले पहले गैप कंप्यूट कर लेते हैं सर, वर्किंग नोट नंबर 1 में। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोग गैप कंप्यूट कर लेते हैं। तो लीजिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ गैप। सबसे पहले पहले हम लोग गैप कंप्यूट करेंगे, किसका? हाउस नंबर 1 का। जो लेट आउट है उसका ही गैप कंप्यूट करते हैं, ठीक है। जो लेट आउट है उसका ही गैप कंप्यूट हम लोग करते हैं। इसका गैप कंप्यूट करेंगे हाउस नंबर 1 का। अच्छा, प- सबसे पहले पहले तो बताइए, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, अपना ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? जीएमवी का मतलब है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, वो कितना है? 3,75,000। फेयर रेंट दिया हुआ है क्या अपना? फेयर रेंट कितना है? 7,50,000। लीजिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? ये 3,75,000। फेयर रेंट कितना दिया हुआ है? फेयर रेंट अपना दिया हुआ है 7,50,000। 7,50,000। 7,50,000। इनमें से ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो हायर है उसको नीचे उतारो। हायर कौन सा है? 7,50,000, ठीक है। फिर लीजिए स्टैंडर्ड रेंट, और इनमें से जो लोअर है उसको नीचे उतारिएगा। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 6,87,500। तो लोअर कौन सा है इनमें से? इन दोनों अमाउंट में से लोअर कौन सा है उसको नीचे उतारिएगा। 6,87,500, ठीक है। इस इसका नाम रखना रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, RER। ये क्या होता है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। RER का मतलब क्या होता है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इसका नाम रखना रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब बताओ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आपका कितना है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना दिया हुआ है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है 6,75,000। 6,75,000, ठीक है।
अब इनमें से जो हायर है उसको नीचे उतारो, 6,87,500। आप बोलोगे सर यही गैप है, आप बोलोगे ना यही गैप है, लेकिन ये भी तो समझो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आपको सिर्फ 9 मंथ का मिला है, 9 मंथ के लिए आपको 6,75,000 मिल गया, तो 12 मंथ्स के लिए तो ज्यादा मिलता आपको। ये तो सिर्फ 9 मंथ्स का है वैकेंसी, जरा वैकेंसी पीरियड तो देखो, 3 मंथ्स का वैकेंसी पीरियड है, तो 9 मंथ्स के लिए आपको 6,75,000 मिल जा रहा है, तो 12 महीने का तो ज्यादा मिलेगा। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ही ये जो 6,75,000 है ना, यही आपका गैप है, यही आपका गैप है। नीचे में लिख दीजिएगा, नीचे में लिख दीजिएगा एक्चुअल रेंट इज लेस देन, actual rent is less than reasonable expected rent, reasonable expected rent, actual rent is less than reasonable expected rent due to वैकेंसी, वैकेंसी के वजह से, वैकेंसी के वजह से एक्चुअल रेंट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से इसीलिए कम है क्योंकि वैकेंसी आ गया, वैकेंसी आ गया, 3 महीने का वैकेंसी है। अदरवाइज, अदरवाइज, अदरवाइज it would have been, it would have been 6,87,500, sorry, 6,75,000 डिवाइडेड बाई 9। सिर्फ 9 महीने का रेंट रिसीव हुआ था ना अपना, ये जो रेंट रिसीव हुआ, अगर 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 3 महीने वेकेंट रहा तो सिर्फ 9 महीने का रेंट रिसीव हुआ, 6,75,000 9 महीने में रिसीव हुआ है ना, तो 6,75,000 इंटू 9 इंटू 12 कितना हो जाएगा बताओ। 9 लाख का रेंट होता, अदरवाइज इट वुड हैव बीन 9 लाख। यहां पे बोला गया कि वो वो तो वैकेंसी पीरियड की वजह से कम हो गया, वरना यहां 9 लाख होता, यहां 9 लाख होता। इसी वजह से हम गैप एक्चुअल रेंट रिसीव्ड को ही मानते हैं, इसी वजह से हम गैप एक्चुअल रेंट रिसीव को ही मानते हैं। तो देयरफॉर, देयरफॉर गैप विल बी, देयरफॉर गैप विल बी एक्चुअल रेंट ओनली। ठीक है, तो हमारा गैप क्या है, इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारा गैप हम लोग माने हैं किसको, हम लोग माने हैं लोअर वाले को ही, 6,75,000 को ही हम लोग अपना गैप माने हैं। बिकॉज 3 महीना वैकेंट रह के अगर 6,75,000 अर्न करके दे रहा है, पूरा साल में तो हमको 9 लाख अर्न करके देगा ये भी तो देखो कि 3 महीना वैकेंट था, तो हमारा गैप क्या है, 6,75,000। ठीक है, चलो आओ अभी फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट को बनाइए। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस सायनी मलिक, मिसेस सायनी मलिक फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। ठीक है, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, 2 कॉलम बनाइएगा, 2 कॉलम हाउस प्रॉपर्टी के लिए, 2 कॉलम। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, पहले लिखिए हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1 लेट आउट। हाउस नंबर 1 कैसा है, लेट आउट है। हाउस नंबर 1 कैसा है, लेट आउट है। सबसे पहले आप लिखिए गैप, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना निकाले हैं, 6,75,000।
उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स को लेस कीजिए। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? 30,000 का। जो आया उसका नाम दीजिए नैव। 6,45,000, ये क्या है आपका? नैव, नेट एनुअल वैल्यू। 6,45,000 क्या है? नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें आप डिडक्शन लेस कीजिए। डिडक्शन अंडर सेक्शन, सबसे पहले तो भैया स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब 30% ऑफ नैव। लेस कीजिए 6,45,000 का 30%, 1,93,500। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है बताइए? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है इसका? 31,250। दोनों को ऐड करके बाहर कीजिए, ऐड करके बाहर कीजिए, फिर लेस कीजिएगा, ऐड करके बाहर कीजिए, फिर लेस कीजिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके पहले बाहर कीजिए, फिर लेस कीजिएगा। 193,500 प्लस 31,250, तो क्या आएगा? 224,750। लेस कीजिए, अभी लेस करके बाहर निकालिए। 6,45,000 लेस 224,750, 420,250। ठीक है, डन ना? हाउस नंबर टू, हाउस नंबर टू क्या था? हाउस नंबर टू अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड था। लिखो हाउस नंबर टू क्या था? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड में गैव नैव का झमेला नहीं रहता, सीधा नैव लिख दो। नैव नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू लिखो सीधा। नेट एनुअल वैल्यू क्या है? नील। नील लेस करो इंटरेस्ट ऑन लोन। सर हम भी लिखे क्या नैव गैव करके? एग्जाम में लिखे क्या? काट कूट के जीरो बिठा देगा। हम लिखते हैं, आप मत लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना ले बताओ? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कितना बोला हुआ है? कितना बोला हुआ है? कैसे कैसे कंप्यूट करें इंटरेस्ट ऑन लोन? देखिए ना, दिया हुआ है 8%, 25 लाख पे 8%, 25 लाख पे 8% कंप्यूट कीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना तक ले सकते हैं? 2 लाख तक ले सकते हैं सर, 2 लाख तक ले सकते हैं। आप बोले तो, अब बोले तो लोन कब लिया गया था? लोन लिया गया था 30 सितंबर 2023 को, सॉरी 30 सितंबर 2013 को। और 17 को बोल रहा है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब 5 साल के भीतर भीतर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ना? 5 साल के भीतर भीतर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ना, देन इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। ठीक है, 5 साल के भीतर भीतर अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, देन इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। 2 लाख तक का इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। ठीक है, तो वो निकाले कैसे? 2 लाख तक का है या उससे कम है, वो कैसे निकाले? देखिए कितना अमाउंट दिया है? 25 लाख दिया है ना? 25 लाख और कितना कितना परसेंट दिया हुआ है? 8% दिया हुआ है। तो 25 लाख का 8% निकालिए, 2 ही लाख आ रहा है। ठीक है, 2 ही लाख आ रहा है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 2 लाख तक का ले सकते हैं। बस हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन लेस में लिखना पड़ता है, ऐड में मत लिख देना आप लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन लेस में लिखना पड़ता है, ऐड में मत लिख। ठीक है, 4,20,250 लेस 2 लाख, 2,20,500, सॉरी 2,20,250। ये क्या है आपका? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। हमने हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर 100% कंप्लीट कर दिया गाइस। आपके लिए हमने टैक्सेशन कॉस्टिंग सब एक कर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया, एकदम धुरंधर तरीके से पढ़ाया है। तो काइंडली आप लोगों को हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।